हमारा विज़न बहुत क्लियर है। हमारा विज़न है एक वॉलेटिलिटी इंडेक्स बनना, उसको विक्स बोलते हैं यूएस में। और वॉलेटिलिटी इंडेक्स ट्रेड होते हैं और इंडेक्स के ऊपर बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रेड होते हैं। और वॉलेटिलिटी इंडेक्स कुछ नहीं होता है कि एक तरीके का इंडेक्स होता है, एक नंबर होता है विच एक्चुअली रिप्रेजेंट द अप्स एंड डाउन्स इन एन अंडरलाइंग मार्केट। जैसे निफ्टी 50 हो गया, एक इंडेक्स है। क्रेजी वॉल्यूम ट्रेड होता है। सेंसेक्स है, क्रेजी वॉल्यूम ट्रेड होता है। हम इस समय सेंसेक्स या निफ्टी 50 बना रहे हैं। अगर मैं आज ये चीज़ इंडिया में रहते हुए या कहीं पे भी रहते हुए मैं बनाना चाहता फियाट या कन्वेंशनल ट्रेड 5 में, आई डोंट नो कि मेरे को क्या क्या करना पड़ता, मुझे नहीं पता। ट्विटर पे, क्रिप्टो ट्विटर पे आप फॉलो करते हो तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, हु इज़ बिल्डिंग NFT परफोर, NFT डीजेंस, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने लगे। तो हमें लग गया कि नहीं यार, हम जो बना रहे हैं वी आर इन द राइट डायरेक्शन। तो जब हम पहले बनाना शुरू किए थे तो वी आर द वर्ल्ड फर्स्ट, राइट। बट हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि हमें 2-3 कंपटीटर्स के बारे में पता चला। तो हमने कहा नहीं यार, ये स्पेस हम ही नहीं सोच रहे, ये ग्लोबल जनता सोच रही है और इस पे बना रहे हैं बिल्डर्स। और कॉम्पिटिटर होने से ना वो स्पेस लेजिट हो जाता है। करेक्ट, मैं ये चीज़ बोल रहा हूं। आप अकेले नहीं हो सकते। अगर आप अकेले हो तो कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। हाँ, सो मतलब या तो आपने रिसर्च अच्छे से नहीं करा, बट व्हेन वी स्टार्टेड हमें पता था कि ये डायरेक्शन में जाएगा, तो वो मूवमेंट गई। तो विच वी आर वेरी मच प्राउड ऑफ कि वी वर एबल टू एक्चुअली peeked into the future and built it while the bear run was there. So we put the bear market actually to good use to make the product right. यार पहले तो I must congratulate you at the age of 22 you are able to ask this deep question क्योंकि मे बी आई डोंट नो कि तुम्हारी जर्नी खुद की कैसी है, बट एटलीस्ट जो तुमने क्वेश्चन पूछा है वो रिलेट बहुत करेगा किसी भी फाउंडर के साथ। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। नहीं, बट एट अ सच यंग एज ही इज एबल टू आस्क दैट पॉइंटी क्वेश्चन और विच इज़ सो रिलेटेबल, इज जस्ट लाइक बैंग ऑन। फेलियर इज़ फीडबैक। अगर आप किसी काम को उठा रहे हो, फेलियर हो रहा है, तो फेलियर इज़ फीडबैक। और उस फीडबैक लूप वो फीडबैक लूप आपको तभी इंप्रूव कर सकता है जब आप खुद से ओपन हो। और अगर आप ओपन नहीं होगे, फेलियर हो रहा है, ठीक है, मैं तो कल्प्रिट नहीं हूँ, तो वहाँ से वो अगर आप एज अ फाउंडर आपको वही सीख ही करना होता है कि मेरी गड़बड़ कहाँ हो रही है। लेकिन उसके लिए फिर मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि जो सवाल आपने पूछा उसकी कुछ प्री रिक्विजिट है, क्योंकि जब तक आप कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं। सरकारी तो चलिए छोड़ ही दीजिए, एक नॉर्मल प्राइवेट लड़का अगर जॉब कर रहा है उसकी शादी ऐसे हो जाएगी। मेजरली ये मैं देख रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशंस जो होंगे वो क्रिप्टो की बजाय ना NFTs के थ्रू एंटर करेंगे मार्केट के अंदर, जैसे कि एडिडास ने और क्या बोलते हैं स्टारबक्स ने किया और रेडिट ने किया। उससे हुआ क्या ना, एक ही दिन में रेडिट ने 2.5 मिलियन वॉलेट्स, मतलब 2.5 मिलियन लोगों ने क्लेम करा था वो NFT। तो हो क्या रहा है ना, हो ये रहा है क्रिप्टो फिर भी बहुत फाइनेंशियलाइज्ड एसेट है, मतलब ग्लोरीफाइड फाइनेंशियल यूज केस है। NFT थोड़ा सटल गेमिफाइड वर्जन है और लोग गेमिफिकेशन से ज़्यादा अच्छे से किसी इकोसिस्टम के अंदर आते हैं, या फिर आप गेमिफिकेशन इतना अच्छा बना सकते हो कि लोग अंदर भी आ जाएंगे, उनको पता भी नहीं लगेगा। तो मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अभी लेकर आएंगे। तो जैसे स्टारबक्स ने जो ओडिसी प्रोग्राम किया है, सो हम एक नई फाइनेंशियल मार्केट बना रहे हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट पावर्ड बाय डेक्स्टर। और आज हमारे साथ हैं NFT FN के फाउंडर्स विकास एंड अभिषेक। वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच अपना टाइम निकालने के लिए। थैंक यू। वैसे तो हमने बातें बहुत कर ली हैं, फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत बढ़िया। तो स्ट्रेट अप आ जाते हैं कि एक कॉलेज स्टूडेंट है, वो हमें देख रहा है और उसने देखा है कि NFTs वर्ड जो है बड़ा बज़ में आया था 2021 में, अभी भी है, और अभी उन्होंने समझा नहीं है पर उनको पता है NFT कुछ है। एक बार हम सेग्रीगेट कर देते हैं बिफोर स्टार्टिंग पॉडकास्ट इन ब्रीफ कि क्या बज़ था और क्या रियल यूज केस हो सकता है, और ये रियल चीज़ है। मेरा तो मानना है, मुझे तो है कंफर्म, फिर भी फॉर अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए हम कंफर्म कर देते हैं क्योंकि ज़्यादातर यंगस्टर देख रहे हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ NFT पहले विकास बता देते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं उसको। हाँ श्योर। सो जैसे क्रिप्टो करेंसीज एक तरीके की फाइनेंशियल एसेट क्लास है, तो एक नई एसेट क्लास निकल के आई
और वो NFTs थी। अब वो NFTs आई क्यों? NFTs आई इसलिए बिकॉज क्या होता था कि जो आर्टिस्ट का रिलेशन होता था आर्ट के साथ, वो पैशन का रिलेशन होता था। आर्टिस्ट जो है पैशनेट होके दे क्रिएट आर्ट, बट वो पैशन समटाइम्स डजंट ब्रिंग फूड ऑन द टेबल। सो उसका गलत तरीके से इस्तेमाल होता था, जो हमारी पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है आर्टिस्ट के लिए ना, बहुत ये मान के चलिए कि आर्टिस्ट के लिए बिल्कुल बहुत कम पेनी के बराबर उन लोगों को, अगर इफ द आर्ट इज गेटिंग सोल्ड इन $1, द आर्टिस्ट आर गेटिंग अ पेनीज। तो जब इस तरीके की चीज़ देखी गई तो NFTs में क्या होता था, आर्ट्स को ब्लॉकचेन के ऊपर लेकर आते थे। तो उससे हुआ क्या, एक नया मूवमेंट स्टार्ट हुआ कि डिजिटल आर्टिस्ट जो होते थे, नाउ दे आर सेलिंग देयर आर्ट, अपनी आर्ट को पूरी दुनिया में कहीं पे भी बेच सकते हैं। ये फ्रीडम जो है ये NFTs और अगर मैं कहूँ तो ब्लॉकचेन लेकर आई। और ब्लॉकचेन अपने कोर प्रॉमिस में हमेशा फ्रीडम को, प्रो फ्रीडम को रखता है कि एवरीबडी शुड बी फ्री टू ट्रांजैक्ट, एवरीबडी शुड बी फ्री टू स्टोर देयर इंफॉर्मेशन। उस चीज़ को करते हुए जब NFTs या ब्लॉकचेन को इस तरीके से यूज़ किया गया और उस आर्ट को लोगों ने नॉन फंजिबल टोकन का नाम दे दिया। क्योंकि फंजिबिलिटी क्या होती है कि एक चीज़ को मैं कई टुकड़ों में बांट सकता हूँ, आर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं टुकड़ों में नहीं बांट सकता, तो उसको नॉन फंजिबल बोल दिया गया। क्रिप्टो करेंसी फंजिबल है बिकॉज उसका एक बिटकॉइन को अप टू 10⁸ उसमें बांटा जा सकता है, एक सतोशी, तो इसीलिए उसको नॉन फंजिबल बोल दिया गया। तो NFT एक्चुअली में सॉल्यूशन था उन आर्टिस्ट के लिए जो कि अपनी आर्ट को सेल तो करना चाहते थे बट कोई तरीका नहीं था, और अगर तरीका भी था तो उनको बहुत कम पैसे मिलते थे और बहुत कम पैसे से उनका काम नहीं चलता था। तो NFTs जो आया वो उनके लिए एकदम वरदान की तरह था, बून के लिए था। और साथ में ये भी है कि एक आर्टिस्ट एज ब्रांड बनना, उसके लिए भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है और एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिल जाता है लोगों को ब्लॉकचेन की हेल्प की वजह से। इसमें NFT में मैं थोड़ा और ऐड कर देता हूँ विकास की बातों में। कोई भी अगर लोग अगर एक आम जनता को ये समझना है कि NFT क्या है, तो NFT क्या होता है कि आपकी एक एग्जांपल लेते हैं कि एक टी शर्ट है, दो सिमिलर टी शर्ट्स हैं, राइट, दोनों वाइट प्लेन टी शर्ट है आइडेंटिकल, बट आप एक टी शर्ट पे आप जाते हो, सचिन को बोलते हो सचिन तेंदुलकर को भाई साइन कर दो, वो डिफरेंस हो गया, यानी अब उसकी वैल्यू सेम नहीं रही, दोनों की वैल्यू अलग अलग हो गई, राइट। तो NFT इज सिमिलर टू दिस ओनली। आपको क्या होता है कि एक NFT जो डिजिटल आर्ट्स है वो दूसरे से अलग है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक अलग है, वो आइडेंटिकल नहीं है, उसके कुछ ना कुछ अलग होगा एक दूसरे में। तो सेम जैसे टी शर्ट का एग्जांपल लिया, NFT ऐसे ही ग्रो किया और 2021 में जब ये NFT फटा इंडिया में, तो लोगों को ये समझ में आया कि ये सिर्फ एक मनी मेकिंग मशीन है। पहले जो लोगों को, जो नए इंट्रेंड थे उनको ये लगा, बट बाद में ये और भी चीज़ों में एक्सपेंड होगा जो हम आगे बात करेंगे। बिल्कुल। तो NFT FN के साथ हम क्या सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और ये आइडिया कैसे आया था आप लोगों को, और पहले तो बता देते कि पहले मिले कैसे थे। अच्छा, हम लोग मिलने की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। विकास और टेक बैकग्राउंड से है और मैं मार्केटिंग से हूँ, तो मोस्टली मेरा एक कनेक्ट था अक्षय, तो ब्लॉकचेन इंडिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो वो सिमिलर कनेक्ट था मेरे विकास के बीच में। तो मतलब मैं अक्षय के साथ उसके इवेंट्स में ब्लॉकचेन इंडिया में पार्टिसिपेट करता था, साथ में हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते थे। बट दैट टाइम 2017 में विकास हैदराबाद से अपनी जॉब छोड़ के फुल टाइम एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू करने दिल्ली आ गए थे। तो अक्षय ने ही पहली बार हमें मिलाया था और हम लोगों ने उसके बाद से 2017-18 के बाद हम लोगों ने बहुत सारे इवेंट्स साथ में किए अटेंड, एक अच्छा बाउंड बन गया हम लोगों के बीच में। उसके बाद 2021 में हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि NFT FN स्टार्ट करते हैं। तब इसका नाम बिलीव था, बिलीव से स्टार्ट हुआ था, believe.club, बट बाद में हम लोगों ने इसको रिब्रांड करके NFT FN कर दिया। तो ये आइडिया कैसे आया और क्या सॉल्व करना चाह रहे हैं? अगर हम एक फ्यूचर कोई यूज़र है और वो अभी शायद यूज़ ना करे, मैक्सिमम यूज़र तो मुझे लगता है कि यंगस्टर ही होने वाले हैं, तो उसको समझाया जाए कि भाई तुम इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को इस सॉल्यूशन के लिए यूज़ कर सकते हो। पहले तो आइडिया कैसे आया कि आपने खुद प्रॉब्लम देखी होगी एज इन्वेस्टर, कि मतलब जितना मैं अज्यूम कर पा रहा हूँ आपने पहले इन्वेस्ट करके ही ब्लॉकचेन को समझा, सारे ऐसे ही करते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एज अ यूज़र, कोई फ्यूचर यूज़र है उसको समझाओ कि आप ये आइडिया हमें ऐसे आया और इसके वजह से हम ये सॉल्व करना चाहते हैं इन अ ईजी लैंग्वेज। हम लोगों को आइडिया आया 2021 में। मैं कुछ
अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर NFT को इंटीग्रेट करके कुछ करना चाह रहा था। तो हम लोग बात करना स्टार्ट तो किए थे नॉर्मल NFT की यूटिलिटी जो हमें दिख रही थी सरफेस लेवल पे, कि उसको हम प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट कर लेते हैं। लेकिन फिर बात करते करते ना वो आइडिया इतना शेप अप हो गया कि हमें लगा कि दिस आइडिया इज़ नाउ हैज़ ग्रोन ऑन इट्स ओन, तो एंड विच कैन फाइंड इट्स ओन प्लेस इन द मार्केट। तो फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ और क्वेश्चन हम लोग बस यही पूछ रहे थे कि आई ओन दी NFT बट नाउ व्हाट। सपोज करो मेरे पास BAYC है, मोस्ट प्रीशियस, या फिर क्रिप्टोपंक है, बहुत ज़्यादा फेमस, बट आई ओन दैट, बट उसके बाद क्या। तो वो जब हमने क्वेश्चन अच्छे पूछने लगे तो अच्छे सवाल जो है आपको नए नए डायमेंशन में लेकर जाते हैं। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड कि नाउ आई ओन दी NFT, नाउ व्हाट। तो हम लोगों ने फिर वहाँ से फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की तरफ हमने थोड़ा फोकस किया। और फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हमारे एग्जिस्टिंग मार्केट में मैं समझा देता हूँ फॉर द ईजी अंडरस्टैंडिंग। जो स्टॉक मार्केट होती है या कमोडिटी मार्केट होती है, उसमें हमेशा स्पॉट मार्केट तो होती है जहाँ पे आप शेयर्स खरीदते हैं, स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं। लेकिन एक लेवरेज मार्केट भी होती है जहाँ पे आप पूरा बंच खरीदते हैं, लॉट खरीदते हैं बाय पेइंग लेट्स से 10% ऑफ इट। तो वहाँ पे उसको ये बोलते थे कि 10x का मार्जिन है 10x का लेवरेज है, राइट। तो इसी तरीके से जब आप इस तरीके की मार्केट में आप देखोगे कि स्टॉक की सेम मार्केट उठ के क्रिप्टो के ऊपर भी शिफ्ट हुई थी, सेम फंडामेंटल क्रिप्टो पे भी लगे थे। क्रिप्टो में भी मैं इथीरियम, बिटकॉइन खरीद सकता हूँ, बट वहाँ पे भी मेरे पास लेवरेज ट्रेडिंग अवेलेबल है, 10x 100x ये सब अवेलेबल है। जब हमारे पास वर्जन 1 स्टॉक मार्केट हुआ, क्रिप्टो वर्जन 2 हुआ और वर्जन 3 हमारे सामने हो रहा था, NFTs के अराउंड हम लोगों ने 50 बिलियन प्लस की ट्रेडिंग देखी, क्रेजी। यस, इट पीक्ड एट 50+ बिलियन डॉलर्स और उस समय ओपन सी वॉज लाइक रेकिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स जस्ट फ्रॉम द फीस। तो हम लोग बहुत सिंपल हम लोग देख पा रहे थे कि यार या तो यहाँ पे भी एक स्पॉट मार्केट बन रही है, स्पॉट मार्केट के बाद इनको लेवरेज ट्रेडिंग की जरूरत पड़ेगी, सो व्हाई डोंट वी गेट इनटू दिस, विच वॉज लिटिल बिट फ्यूचरिस्टिक, बट वी न्यू फॉर श्योर कि ये वाली मार्केट अब आने वाली है। और क्रिप्टो में सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी और सबसे खराब ना, यहाँ पे कोई भी आइडिया हो, कितना भी यूनिक हो, कितना भी फॉरवर्ड हो, मैक्सिमम उसकी एज 1 साल या 2 साल होती है। ये स्पेस इतनी तेज से मूव करता है क्योंकि आप कितना भी फ्यूचरिस्टिक सोच लीजिए, 1 साल या 2 साल में वो कमोडिटी हो जाता है। ये इस स्पेस की सबसे अच्छी और सबसे ख़राब बात है, जिसकी वजह से Web3 के अंदर लोग सबसे फास्ट मूव करते हैं मेंटली और दे कीप देमसेल्फ ऑन देयर टोज, बिकॉज हर एक नई चीज़ आने वाली जो है वो आपको कैसे हिट करेगी, वी हैव टू डू दो सिनेरियोज प्लानिंग। तो उसमें हमें बहुत हेल्प मिली कि हम लोग एटलीस्ट 2 साल अहेड थे इस मार्केट में, क्योंकि आज इसका नैरेटिव है लेकिन अब मैं जाके आज नहीं बना सकता, बिकॉज उसको बनने में ही 1-1.5 साल का समय लगता है किसी चीज़ को समझ के। और क्योंकि NFT का डेरिवेटिव्स बहुत डिफरेंट तरीके का डेरिवेटिव है, तो हम लोगों ने वो सब चीज़ें हैश आउट करी, मैथ्स हैश आउट करी, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, बिकॉज नए तरीके का फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। और इसको भी अगर समझना है तो अगर इंडियन ऑडियंस है हमारी, तो मैं बोलूँगा कि नई LIC पॉलिसी बनानी है आपको, कैसे बनाओगे जो कि जो खरीद रहा है उसके लिए भी बेनिफिशियल हो, जो बेच रहा है उसके लिए भी बेनिफिशियल हो, और जो LIC एज अ ब्रांड है उसके लिए भी बेनिफिशियल हो। तो सबको इंसेंटिव होना भी चाहिए और सबके पास पैसा भी बनना चाहिए, और जो खरीद रहा है उसके पास पेशेंस भी होना चाहिए, राइट, उसके लिए भी बेनिफिशियल होना चाहिए। तो आप नए तरीके का फाइनेंशियल प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसके लिए आपको बहुत चीज़ें रिवर्स इंजीनियर करनी पड़ती है। तो इसमें मैथ्स भी था, क्वांट भी था और ब्लॉकचेन भी था। तो और ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कुछ प्रेसिडेंस नहीं था, प्रेसिडेंस क्रिप्टो का था। क्रिप्टो था, फाइनेंशियल जो आप शेयर मार्केट की बात करें तो ये ऑलरेडी मैच्योर हो चुके थे ये सब मार्केट। क्रिप्टो में भी अगर हम बात करें DYDX, GMX ऐसे प्लेटफॉर्म आके ये भी $1 बिलियन पर डे ट्रेडिंग कर रहे थे। तो हमें ये तो पता था कि ठीक है ये न्यू एसेट क्लास है NFT, बट हाँ अगर ये एसेट क्लास एस्टेब्लिश हो रहा है कल के डेट में तो इसके ऊपर भी लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ढूंढेंगे। तो हम लोगों ने 2 साल पहले जब ये बनाना शुरू किया तब हमें ये लगा था कि इसकी जो आज नहीं हो, बट हाँ आज से 1 साल बाद या 2 साल बाद लोग इसकी प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे। और जब हम लोगों ने इसको बनाना शुरू किया, लास्ट ईयर 2023 की बात करते हैं, ट्विटर पे, अगर क्रिप्टो ट्विटर पे आप फॉलो करते हो तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, हु इज़ बिल्डिंग NFT perf for NFT डीजेंस, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आने लगे। तो हमें लग गया कि नहीं यार, हम जो बना रहे हैं वी आर इन द राइट डायरेक्शन। और उसके बाद हमें ये लगा कि भाई उसमें कंपटीटर्स भी आने लगे, तो हम लोगों ने कहा नहीं यार हम नहीं है। तो जब हम पहले बनाना शुरू किए थे तो वी आर द वर्ल्ड फर्स्ट, राइट। बट हाँ उसके बाद क्या हुआ कि हमें 2-3 कंपटीटर्स के बारे में पता चला, तो हमने कहा नहीं यार ये स्पेस हम ही नहीं सोच रहे,
ये ग्लोबल जनता सोच रही है और इस पे बना रहे हैं बिल्डर्स। और कॉम्पिटिटर होने से ना वो स्पेस लेजिट हो जाता है। करेक्ट, मैं ये चीज़ बोलने वाला आप था। अकेले नहीं हो सकते, अगर आप अकेले हो तो कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। हाँ, सो मतलब या तो आपने रिसर्च अच्छे से नहीं करा, बट व्हेन वी स्टार्टेड हमें पता था कि ये डायरेक्शन में जाएगा, तो वो मूवमेंट गई, तो विच वी आर वेरी मच प्राउड ऑफ कि वी वर एबल टू एक्चुअली peeked into the future and built it while the beer run was there. So we put the beer market actually to good use to make the product right. और अच्छा भी हुआ, हमारे कंपटीटर ने अच्छे वॉल्यूम करके इस मार्केट को और एस्टेब्लिश कर दिया हमारे लिए। करेक्ट। और हाँ, क्या बोले थे? या तो हमारे कंपटीटर ने अच्छे मार्केट मतलब नंबर्स किए थे, तो हमें ये लग गया कि नहीं यार इसके प्रोडक्ट की लोग सोच भी रहे हैं, प्लस इसका डिमांड भी है, तो ये एस्टेब्लिश हो गया हमारे लिए। तो बियर मार्केट में दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि जब लोग बना रहे होते हैं तो उनके मन में डर रहता है, बट वो ख़त्म हो गया था हमारे फिर। हाँ, एक कंपटीशन के होने से यही बहुत अच्छा प्लस पॉइंट हो जाता है कि एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बन जाता है कि 2-3 लोग और बना रहे, तो ऑलरेडी उन लोगों ने भी रिसर्च की होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो जैसे कि इनोवेट जब बन रहा था, तो उससे पहले वीवर्क ने ही यहाँ पे ऑफिसेज का मार्केट एक सेटल अप कर दिया था कि हाँ, रेंट पे आप ले सकते हो ऑफिसेज को, तो इनोवेट के लिए वो बहुत ईजी हो गया था। तो मूवी आगे बढ़ते हैं। तो इसको लेकर के अगर हम विजन जाने, अगर एक होता है ना कि विजन क्या होता है कंपनी का, ये तो टेक्निकलिटीज़ हो गई। अगर हम कुछ लाइंस में अगर एक लेमन्स लैंग्वेज में किसी को बताएं विजन ओवरऑल कि क्या हो सकता है 5 साल बाद, 7 साल बाद इस प्रोडक्ट को लेकर के, तो एक विजन क्या होगा? हमारा विजन बहुत क्लियर है। हमारा विजन है एक वॉलेटिलिटी इंडेक्स बनना, उसको विक्स बोलते हैं यूएस में। और वॉलेटिलिटी इंडेक्स ट्रेड होते हैं और इंडेक्स के ऊपर बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रेड होते हैं। सो हम एक नई फाइनेंशियल मार्केट बना रहे हैं और वो फाइनेंशियल मार्केट का ग्रेजुएशन पॉइंट ये है कि व्हेन इट इज़ बीइंग कम्प्लीटली रेगुलेटेड एंड इट इज़ ओपन फॉर एवरीवन एंड इट इज़ ओपन इन द मोस्ट एक्सेसिबल मार्केट विद द हेल्प ऑफ विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स। और वॉलेटिलिटी इंडेक्स कुछ नहीं होता है कि एक तरीके का इंडेक्स होता है, एक नंबर होता है विच एक्चुअली रिप्रेजेंट द अप्स एंड डाउन्स इन एन अंडरलाइंग मार्केट। जैसे निफ्टी 50 हो गया, एक इंडेक्स है, क्रेजी वॉल्यूम ट्रेड होता है, सेंसेक्स है, क्रेजी वॉल्यूम ट्रेड होता है। और एक चीज़ का मैं और बेनिफिट बताऊंगा कि मेरे को Web3 इसलिए भी अच्छा लगता है कि अगर हम यही चीज़ हम इस समय सेंसेक्स या निफ्टी 50 बना रहे हैं, अगर मैं आज ये चीज़ इंडिया में रहते हुए या कहीं पे भी रहते हुए मैं बनाना चाहता फियाट या कन्वेंशनल ट्रेड 5 में, आई डोंट नो कि मेरे को क्या क्या करना पड़ता, मुझे नहीं पता। तो इतने रेगुलेशंस आ रहे थे कि आपको बनाने के लिए पहले मिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए, क्योंकि यू हैव टू रिजर्व योर करेंसी टू द गवर्नमेंट, वो सब। हाँ, तो अगर यही चीज़ अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट में करते हैं, शेयर्स के ऊपर करते हैं या कुछ और ट्रेडिशनल मार्केट में करते हैं, तो इसके लिए हमें बहुत सारे रेगुलेशंस इतनी हो जाती है कि हम वो स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। जो स्टार्टअप वो चीज़ करने के लिए हमें, या तो जितने भी आप देखोगे बड़े इस तरह के ट्रेडिशनल बिजनेसेस में जो फाइनेंशियल साइड में, वो बहुत ही डीप पॉकेट होते हैं, तो उनके लिए वो चीज़ आसान होता है क्योंकि रेगुलेशंस के लिए बहुत पैसे लगते हैं और गवर्नमेंट के लिए भी बहुत सारे रेगुलेशंस बना रखे हैं। और ये चीज़ अच्छी बात है Web3 में कि आपको इतने रेगुलेशंस डे 1 पर आपको नहीं चाहिए। हाँ, इन द कमिंग डेज वी ऑल्सो वांट टू बी ए कंप्लायंट स्पेस जहाँ पे लोग हमें और ज़्यादा से विश्वास कर पाए और हम भी बहुत सारे रेगुलेशंस को अपने प्रोडक्ट के साथ इंटीग्रेट कर पाएँ, तो वो मास एडॉप्शन वहाँ से शुरू होता है। बट वो आगे हम बिल्कुल प्लान कर रहे हैं उसके लिए। बहुत सही। और आपने बोला था कि इट्स लाइक कि वी आर बिल्डिंग निफ्टी 50 और सेंसेक्स, मतलब एक एनालॉजी देने के लिए, अगर एक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का डेवलपर या फिर इंजीनियर या फिर कोई भी किसी भी कॉलेज में हो, वो ये चीज़ समझ पाए तो एक विजन देख पाएगा क्या मिशन है। तो इस तरीके से ये एनालॉजी दे के ना बच्चों के लिए बहुत, मतलब मेरे लिए भी स्पेशली, क्योंकि मैं भी खुद 22 का हूँ, तो मैं खुद आप लोगों से ही सीख रहा हूँ, आप जो जैसे लोगों के साथ पॉडकास्ट करके, तो ये अच्छा एनालिसिस था मेरे लिए। और आप एक आर्ट की बात कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम पे इतना NFT आर्ट, सिर्फ वैसे तो बहुत सारे यूज़ केस है NFT के, बट NFT आर्ट की बात करें तो एक टाइम पे इतना मास, मेरा ऐसा मानना है कि मास लेवल पे NFT आर्ट आ जाएगा जब हम NFT आर्ट बोलेंगे, इन्हें एक आर्टवर्क ही बोलेंगे। यस, हाँ, ये वर्ड मुझे लगता है अगले 10-15 सालों में क्लियर हो जाएगा। हमेशा कोई भी जब नई चीज़ आती है तो उसको एक नाम से डिफाइन करना इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि वोकैबुलरी में उस चीज़ को बताना आसान हो जाए, एक बॉक्स में डाल देना Yes. से आसान हो जाता है। हाँ, क्योंकि ह्यूमन माइंड ऑलवेज लुक फॉर नेम्स,
बच्चा पैदा होता है सबसे पहले उसका नामकरण होता है, जस्ट बिकॉज कि हम उसको किसी तरीके से ये बोल पाएँ, हम उसे ये वो ना बोले, हम उसे ये बोल पाए। तो वो जो ये होता है ना कि क्या बोलना है, दैट इज ऑलवेज नीडेड इन एनी इंडस्ट्री, मतलब नॉर्मल लाइफ में भी। सो आज वो एक टर्मिनोलॉजी के अंदर रैप्ड है, बट आने वाले टाइम में इट विल लूज दैट टर्मिनोलॉजी, इट विल बिकम अ नॉर्मल आर्ट ही बोलेंगे हम उसे। करेक्ट। और अगर सिर्फ NFT आर्ट नहीं रहने वाला है तो उसकी यूज़ केस हम कहाँ कहाँ देखने वाले हैं फ्यूचर में NFTs की। एक एग्जांपल के लिए बोल देते हैं कि एक टिकटिंग जो है वो एज NFT दी जाएगी। एक यूज़ केस ये हो गया कि अगर आप किसी कॉन्सर्ट में जा रहे हो किसी सिंगर या अपने फेवरेट किसी भी आर्टिस्ट के, तो वहाँ की जो टिकट्स वो आपको आपके वॉलेट में मिल जाएंगी एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में। तो इट्स लाइक कि ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। तो एक तो टिकटिंग हो गया यूज़ केस। अगर हम और भी यंगस्टर्स को समझाएं कि और क्या क्या यूज़ केस होते हैं, क्योंकि सबके माइंड में NFT इज इक्वल्स टू आर्ट वर्क ओनली, तो वो भी है बट वो ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से स्टार्टिंग अगर जो हुआ है आज की डेट में NFT एज ए आर्ट, वो PFPs पे हम जितने भी आज के डेट में NFTs देख रहे हैं वो PFPs हैं, यानी प्रोफाइल पिक्चर्स है आपके। BAYC MAYC किसी का नाम लो, ये सब PFPs है। लोग अपने व्हाट्सएप पे अपने ट्विटर पे एज ए प्रोफाइल पिक्चर लगा पाते हैं। ये स्टार्टिंग है NFTs का। व्हाट वी बिलीव कि ये आगे चल के और ग्रेजुएट होगा। रॉयल्टी पॉइंट्स इसके ऊपर ऑलरेडी स्टारबक्स ने लॉन्च किया हुआ है। टिकटिंग प्लेटफॉर्म अपने मतलब फुटबॉल मैचेस के पासेस अगर आप देखो तो वो भी NFTs में आने लगे हैं। आगे चल के लैंड की जो रजिस्ट्रीज होंगी वो आपकी NFTs में कन्वर्ट हो जाएंगी। आपके डिजिटल मतलब घर की रजिस्ट्री आपके NFTs के फॉर्म में होंगी। आप अपने कुछ भी महंगी चीज़ें भी खरीदते हो कल की डेट में, रोलेक्स खरीदते हो, या फिर आज के नाइकी ने किया था, नाइकी ने जूतों के साथ NFTs देना शुरू कर दिया था। इनवॉइस भी NFT में हो सकता इनवॉइस आई डोंट नो, हाँ वो भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो कि डुप्लीकेसी वहाँ पे भी ख़त्म हो जाएगी उस चीज़ों में भी। तो आगे चल के सिर्फ PFP से ये ऊपर उठ के रॉयल्टीज़ में, फिर टिकटिंग में, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रीज में, आपके एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स के रोलेक्स को वॉचेस लोगे उसकी NFT मिलेगी आपको। ये ऑथेंटिकेट करके कि रोलेक्स ओरिजिनल है, राइट। इसकी चेन बन जाएगी, कितने लोगों के पास थी आज तक, राइट। तो सिर्फ ये PFP से उठ के बहुत सारी चीज़ों में और मूव करेगी। मेरे ख्याल से विकास कुछ ऐड करना था तो बिल्कुल कर सकता है इस पर। हाँ नहीं, इसमें यूज़ केसेस बहुत आते हैं। मेजरली ये मैं देख रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशंस जो होंगे वो क्रिप्टो की बजाय ना NFTs के थ्रू एंटर करेंगे मार्केट के अंदर, जैसे कि एडिडास ने और क्या बोलते हैं स्टारबक्स ने किया और रेडिट ने किया। उससे हुआ क्या ना, एक ही दिन में रेडिट ने 2.5 मिलियन वॉलेट्स, मतलब 2.5 मिलियन लोगों ने क्लेम करा था वो NFT, विच एक्चुअली मेड इट वेरी इजी फॉर द पीपल कि भाई उनको रेडिट, क्योंकि बहुत रिलेटेबल प्रोडक्ट है, सब लोग यूज़ करते हैं, डेली का उस पर बहुत अच्छा वॉल्यूम आता है, उन्होंने देखा, उन्होंने क्लेम कर लिया और लोगों को पता भी नहीं लगा कि उन्होंने NFT क्लेम करा है। तो फ्लिपकार्ट ने भी हाँ, फायर ड्रॉप्स, हाँ। तो हो क्या रहा है ना, हो ये रहा है क्रिप्टो फिर भी बहुत फाइनेंशियलाइज्ड एसेट है, मतलब ग्लोरीफाइड फाइनेंशियल यूज़ केस है। NFT थोड़ा सटल गेमिफाइड वर्जन है और लोग गेमिफिकेशन से ज़्यादा अच्छे से किसी इकोसिस्टम के अंदर आते हैं, या फिर आप गेमिफिकेशन इतना अच्छा बना सकते हो कि लोग अंदर भी आ जाएंगे, उनको पता भी नहीं लगेगा। सो इस तरीके से अगर मैं देखूं तो मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे लोग अभी लेकर आएंगे। तो जैसे स्टारबक्स ने जो ओडिसी प्रोग्राम किया है वो उसका ही बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, रेडिट ने जो किया था वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। ब्रांड्स के लिए तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा रॉयल्टी प्रोग्राम उस पर लॉन्च करना बहुत बड़ा यूज़ केसेस है। जो जितने भी आपके फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वाले ब्रांड्स हैं, स्टारबक्स टाइप के ब्रांड्स हैं, ये लोग तो रॉयल्टीज़ उनके लिए या फिर इंसेंटिवाइज करना अपने यूजर्स को रेगुलर बेसिस पे, वो NFT किससे बहुत अच्छे से सॉल्व हो पाता है आगे। और जैसे कि स्नीकर्स का बहुत बड़ा कल्चर है पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में, मुझे लगता है कि एक ओरिजिनल स्नीकर्स को पहचानने में ही लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मुझे लगता है जितने भी स्नीकर हेड देख रहे हैं उनको वो तैयार हो जाएं कि उनको एज NFT एक स्नीकर के साथ मिलने वाला है एक NFT उस शू का पर्टिकुलर। आज की डेट में अगर देखो तो नाइकीज़ की अगर किसी शूज़ की बात करो, जब ड्रॉप होते हैं वो 10 सेकंड में बिक जाते हैं, बट उसको रीसेल मार्केट में उसकी इतनी बड़ी डिमांड है कि लोग उसमें अपने डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी डाल देते हैं। तो NFT से वो यूज़ केस भी बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा कि अगर हाँ ये मेरे पास ये NFTs है, आई एम वेयरिंग जॉर्डन्स, तो ये मेरे को ऑथेंटिकेट करता है कि ये जॉर्डन्स ओरिजिनल है। तो ये तो स्नीकर हेड्स के लिए या फिर किसी भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के लिए बिल्कुल यूज़ होगा ये।
और इनका तो स्पेशली इनके मीटअप्स होते हैं स्नीकर हेड्स के, पूरा इवेंट होता है वहाँ पे, ट्रेड करते हैं वो जितने मतलब लोगों को अगर ना पता हो जो देख रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी यूज़ केस हो जाएगा। और मुझे लगता है ना, जैसे क्रेड का एक क्लब है, अगर हम क्रेड के एनालॉजी से लोगों को समझाएं, क्योंकि क्रेड तो सबको पता ही है कि क्रेड का क्लब है एक, उन्होंने पूरा 1% क्लब टाइप बना रखा है। मुझे लगता है इन फ्यूचर, मतलब मैं 110% श्योर हूँ कि उनकी जो क्लब की मेंबरशिप होगी वो भी एज एन NFT होगी, क्योंकि वो बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं और वो पक्का इसमें घुसने वाले हैं। और ऑलरेडी नाइकी जैसी कंपनीज ने कर रखे, तो क्रेड क्यों ना करे। एक्चुअली नाइकी ने जब नॉर्मली क्या होता था 2017-18 में, हम लोगों ने मतलब मैंने बहुत प्रोडक्ट बनाए जहाँ पे ना हम लोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ट्रैक करने का सॉल्यूशन देते थे वाया NFC। सो होता क्या है ना कि जब हम वो सॉल्यूशन वाया NFC जो आपके प्रोडक्ट में होता, मतलब फ़ोन में होता है ना NFC रीडर, अच्छा। हाँ वो, और NFC कार्ड आता है, छोटा सा स्टिकर आता है NFC, उसमें आप डेटा राइट और मतलब डेटा राइट कर सकते हैं एक बार, राइट वंस NFC कार्ड भी आते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए एक टैप कार्ड टाइप पे टैप करते हैं, वो NFC कार्ड्स ही होते हैं। तो वो क्या होता है कि उसके अंदर एक छोटा सा स्टिकर होता है, इट्स लाइक वेरी, जैसे हम लोग टैटू नहीं लगाते थे, वो टैटू टाइप ही स्टिकर टाइप होता है, वो इतना पतला होता है। तो सेम चीज़ जब नाइकी ने इसके साथ करी थी आर्टिफैक्ट के साथ, वेर यू कैन जस्ट टैप ऑन टू द सोल ऑफ द स्नीकर और आपके फ़ोन में वो आ जाता था प्रोडक्ट। हाँ जी, तो वो एक्सपीरियंस लोगों को, क्योंकि नाइकी ने दिया था तो वो एक्सपीरियंस एकदम से किक करता है ना, कि भाई ये एक्सपीरियंस यार ये तो नेक्स्ट लेवल है। लेकिन होता क्या है ना, यही गेमिफिकेशन है, दैट इज़ वेयर आई एम सेइंग कि अब वो क्रिप्टो उस तरीके से करने में और NFT उस तरीके से करने में, बिकॉज NFT में क्या आर्ट इन्वॉल्व हो जाती है, तो कलर्स पॉपअप होकर आ जाते हैं, तो और फ़ोन पे आता है तो स्टिकी हो जाता है, इमेजरी ज़्यादा हो जाता है, विजुअलाइजेशन ज़्यादा हो जाती है। तो तरीका बहुत अच्छा है लोगों को लेकर आने का Web3 के अंदर। अब रास्ता चाहे क्रिप्टो हो, रास्ता चाहे NFT हो। अगर बात करो तो जैसे यही चीज़ को एक्सटेंड करूँ मैं, तो जितने भी क्रिप्टोज़ हैं ये एज ए करेंसी काम करते हैं, राइट। आप उससे कुछ दे के कुछ बाई करते हो, तो इन द कमिंग डेज मोस्ट ये हो जाएगा कि जितने भी आप कुछ भी बाई करते हो ना, अगर कल की डेट में अगर लैपटॉप भी बाई करते हो तो आप क्रिप्टो से बाई कर सकते हो, बट आपका जो लैपटॉप होगा वो NFT के फॉर्म में भी आपको मिलेगा, राइट। तो जितने भी आप रियल वर्ल्ड एसेट्स देख रहे हो तो ये सब भी कन्वर्ट होंगे NFTs में, जिसकी मार्केट मेरे ख्याल से $300 ट्रिलियन से ऊपर की है, जो RWS की बात करते हैं हम। हाँ, और इससे मेरे को अभी एक आइडिया भी आया कि मुझे ऐसा 100%, ये भी मैं 110% बेट कर सकता हूँ कि होगा ही होगा, कि कॉलेजेस के बहुत अच्छे जो एलीट सोसाइटीज़ होती हैं, उसकी क्लब मेंबरशिप भी NFTs में होने वाली है, चाहे तुम मानो या ना मानो। जो जेन अल्फा है वो यूज़ करने वाला है इस चीज़ को। तो आज की डेट में जो जितने भी PFP यूज़ करते हैं, अगर मानो कि BAYC के 10,000 NFTs हैं, जिसके पास वो NFT वो एक क्लब का पार्ट होता है, तो BAYC कोई भी इवेंट करता है तो वो फ्री में इन्वाइटेड होते हैं, राइट। और वो बहुत एक्सक्लूसिव 10,000 लोगों के लिए ही है। तो ये तो बिल्कुल होना है, ये क्लब तो आप जो बता रहे हो ऑलरेडी हो रहा है ये। तो ये जो मतलब DU में होता है ना कि ये मैं इस क्लब से हूँ, मैं इस साउथ कैंपस के इस क्लब से हूँ, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कल्चर शिफ्ट आएगा, कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको एज NFT एक क्लब की रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे। Crypto was a financial revolution. NFT is a cultural revolution. एकदम इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोल सकता, बहुत से एकदम अग्री। तो बेसिक प्रिंसिपल अगर हम देखें, बस फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचें, तो NFT आपको कुछ यूनिक रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ में आता है, अगर किसी बच्चे को समझाया जाए तो। मतलब अग्री इस पे करते हैं। मतलब इन एक लाइन में समझाया जाए तो मूविंग फॉरवर्ड क्या है कि कोई यंगस्टर है, तो एक मैं को फाउंडर रिलेटेड क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। अब थोड़ा शिफ्ट करते हैं कॉन्वर्जेशन को, कि एक मैंने किसी ने मुझसे बोला था कि बेटा किसी को फाउंडर को चूज़ करना तो उसको चूज़ करना जिसको तुम कम से कम 3 साल से जानते हो। तो एक कोई भी आइडिया हो किसी के पास, कोई, मुझे लगता है एज को फाउंडर तो आपको सारी चीज़ें करनी पड़ती है स्टार्टअप में। ये भी मेरे लिए स्टार्टअप है, इसमें मैं काफ़ी चीज़ें खुद ही करता हूँ। या जैसे आप देखो, आप रिकॉर्डिंग भी कर रहे हो, एडिटिंग भी करोगे, शूटिंग भी कर रहे हो, तो एज ए फाउंडर आपको वो करना पड़ता है सब कुछ यार। पर कुछ चीज़ें होती हैं कि एक तो काम आसान हो जाएगा, दूसरा कि एक होता है कि हम अकेले चलते हैं तो जल्दी नहीं चल पाते, कोई साथ में होता है तो और जल्दी चल पाते हैं, फास्ट जर्नी कर पाते हैं। तो एज को फाउंडर क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए, और कुछ थंब रूल होता है क्या को फाउंडर को चूज करने का या फिर लाने का ऑन बोर्ड? यार मेन तो मैं कम्प्लीमेंटिंग स्किल्स बोलता हूँ कि यार आपको
एक स्किल वाले 2 फाउंडर ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो अगर कोई टेक से है तो कोई मार्केटिंग से है, कोई ऑपरेशन से है, तो अगर ऐसे अलग अलग कोई फाइनेंस से है, तो अगर अलग कम्प्लीमेंटिंग स्किल होती है तो वो बहुत हेल्प करता है आपको। 3 साल की तो बात देखो, ऐसे नहीं है कि बहुत अच्छे दोस्त भी आपके बहुत अच्छे को फाउंडर नहीं बन पाते हैं, राइट। आपके जो बचपन के चाइल्डहुड फ्रेंड है, जो नहीं कि वो आपका को फाउंडर बन पाए, राइट। बहुत ही इंस्टेंट मिले लोग भी आज की डेट में अच्छे स्टार्टअप बना पाते हैं। ये मतलब कोई थंब रूल नहीं है कि इंडिविजुअल बंदा नहीं चला पाता कंपनी से। बहुत सारी कंपनी से जो इंडिविजुअल बंदे ही चला रहे हैं। अगर फेसबुक की बात करें तो इंडिविजुअल बंदे ही चला रहे हैं, वो इंडिविजुअल ही फाउंड किया था उसने। बट जनरल ट्रेड देखो तो आप बहुत सारे को फाउंडर्स होते हैं, यानी एक से ज़्यादा को फाउंडर्स होते हैं किसी भी स्टार्टअप्स में। उससे क्या होता है कि आपके पेन शेयर्ड हो जाता है। इंडिविजुअल आप वो पेन नहीं लेते, आपके साथ कोई होता है जो आपको पेन में साथ है, आपके जर्नी में साथ है, प्लस आपकी उस जर्नी को दोनों मिल के सॉल्व करते हैं। 2 या 3 लोग, 4 लोग जितने भी हो, वो मिल के सॉल्व करते हैं, तो वो आसान हो जाता है चाहिए आपके लिए भी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक तो कॉम्प्लीमेंटिंग स्किल है। वो तो बिल्कुल मतलब आप उससे होता क्या है ना, उससे ये आसान हो जाता है कि अब आपको एक मेंटल क्लैरिटी रहती है कि यार ये देख लेगा, मैं ये देख लूँगा। और ओवरलैपिंग भी होता है। ओवरलैपिंग एक्चुअली आपको स्ट्रेटेजाइज करने में आसान करता है कुछ भी चीज़, क्योंकि मान लीजिए ओवरलैपिंग होगा तो उसमें एक से ज़्यादा आपके पास ओपिनियन रहते हैं। ओवरलैपिंग से आपका मतलब है कि काम का ओवरलैपिंग, की जो चीज़ वो मतलब कहने का ओवरलैपिंग से मतलब जैसे कि आपको कुछ चीज़ सोचनी है, कोई नई चीज़ करनी है, तो उसमें क्या होता है कि कई बार आपका शेयर्ड भी होना चाहिए। नहीं तो 2 बंदे आपस में कभी सिंक में कैसे आएंगे? सिंक में आने के लिए तो किसी ना किसी को कुछ तो ओवरलैपिंग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मेजॉरिटी डिस्टिंक्ट बट मिनिमली ओवरलैपिंग। तो उससे क्या होता है, आपको स्ट्रेटजी में हेल्प होता है, क्योंकि अब आपका फोकस तो एक ही है ना एज अ स्टार्टअप। हाँ, तो वो विजन एक है, स्टार्टअप का गोल एक है, तो आपके पास कॉम्प्लीमेंटिंग से कहूँ कि सेकंड थॉट्स भी आपके जैसे आप सेकंड कंसल्टेशन लेने जाते हो, सेकंड ओपिनियन आपके पास हमेशा होना चाहिए। उससे आपको क्या मिलता है कि आप उसी आइडिया को वहीं के वहीं 2 बंदे या 3 बंदे, जितने भी आपके को फाउंडर का मतलब जो भी बैच है, वहीं पे आप उसको स्लाइस एंड डाइस बहुत अच्छा कर सकते हो। तो वो हेल्प आपको हमेशा रहेगी। और जर्नी इंपॉर्टेंट है। जर्नी में आपको एक से ज़्यादा बंदा होने से आपके पास हमेशा ऑल्टरनेटिव रहता है, आइडिया का ऑल्टरनेटिव रहेगा, सोचने का ऑल्टरनेटिव रहेगा। कोई एक तरीके से सोचता है, दूसरे तरीके से सोचता है, वो एक दूसरे को शेप अप करते रहते हैं, वो बहुत हेल्पफुल रहता है। तो इसमें तो सारा गेम इसी चीज़ का है कि हम हमेशा किसी सिचुएशन को 2 नज़रिए से देखें, और वो बेस्ट नज़रिया पिक होते होते ना आपके स्टार्टअप में वो चीज़ दिखती है। एक मैंने देखा है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि अगर किसी को अप्रोच कर रहे हो को मतलब कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हैं उसके पास, वो इतना तुम्हें लगता है कि ये ऑन बोर्ड हो सकता है, तो मैंने ऐसा सुना है कि उनको ऐसे पिच करो कि तू मेरे लिए काम मत कर, मतलब ऐसे बोलना है कि लेट्स बिल्ड अ कंपनी टुगेदर। तो मुझे लगता है कि वो क्या बोलते हैं, वो थोड़ा बहुत अप्रोच करने में ना, थोड़ी सही वर्ड्स का अगर हम वो यूज़ करें तो सामने वाला कन्विंस हो सकता है। और दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला इस चीज़ को रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो, क्योंकि कभी-कभी ना अच्छे लोग मैंने देखे हैं बहुत अच्छी स्किल्स के साथ, पर वो रिस्क लेना नहीं चाहते जिस लेवल का रिस्क आप लेना चाहते हो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर विजन के साथ। ये पहली बात ना कि आप जो सोच रहे हो, क्या आप जिसको अप्रोच कर रहे हो, क्या वो भी वो सेम चीज़ सोच रहा है आपके साथ? अगर उसको नहीं बनाना या उसको पॉडकास्ट नहीं बनाना, तो आपके साथ कभी आएगा ही नहीं। आप जो बनाना चाहते हो, क्या उस जर्नी में वो साथ जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता? तो पहले तो वो आइडेंटिफाई करो कि क्या हमारे थॉट सेम मैच कर रहे हैं। जैसे आज की डेट में तुम हो या कोई और पॉडकास्ट बना देगा, तो तुम उसके साथ को फाउंडिंग कर सकते हो कि चलो दोनों जन की सिनर्जी मैच कर जाती है, हम लोग कुछ बड़ा बना पाएंगे अब, राइट। तो पहले तो सबसे पहले फिल्टर आउट करो क्या वो इंटरेस्टेड है तुम्हारे आइडिया में, अगर तुम पहले स्टार्ट किए हो तो, राइट। उसके बाद देखो कि क्या कम्प्लीमेंटिंग स्किल है। अगर मुझे वीडियो एडिटिंग आती है तो क्या उसको रिकॉर्ड इंटरव्यू अच्छा ले पाता है वो देखो। फिर क्या ये लॉन्ग थिंकिंग है, लंबे टाइम के लिए सोच पाता है ये, ऐसा तो नहीं कि वो 6 महीने में छोड़ के चला जाएगा, राइट। वो एक देखना जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिस्क लेने की एपेटाइट बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत लोनली जर्नी हो जाती है एक टाइम के बाद, ऐसा लगता है कि मैं ही सब कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो भी क्या वो पेन ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, ये सब चीज़ आइडेंटिफाई करके किसी को ऐसे को फाउंडर लाना, वो डे 1 पे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। कुछ टाइम लोगे तो आप समझ में आता है कि यार ये बंदा मेरे लिए सूट कर रहा है कि नहीं। इट्स लाइक मैच
मेकिंग एक तरह से हो गया। हाँ। तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत। और इसका कोई थंबनेल नहीं है, इसका कोई थंबनेल नहीं है, कोई बुक नहीं है कि ऐसा पढ़ लो, ये 4 चीज़ें देख लो ऐसा हो जाता है। हाँ। वो नहीं है, कोई नहीं है ऐसा। सही बात है, ये आपने सही बात की कि पहले दिन आप उस चीज़ को नहीं समझ सकते। आप ये समझ लो कि इसके पास स्किल है और इसको बहुत अच्छी नॉलेज है, बट वो उस विजन के अरेना में आना चाहता है कि नहीं, जिस विजन के अरेना में आप हो। तो वो एक उसके लिए आपको थोड़ा बहुत टाइम, एक डेटिंग करनी पड़ेगी। फाउंडर डेटिंग इज अ वर्ड। हाँ, फाउंडर डेटिंग इज अ एक वर्ड। ऐप आइडिया देते, एक ऐप बनाते हैं। ऑलरेडी है। जो आइडिया आप अगले 10 भी सोच रहे हो वो भी है। उनको फाड़ दो, फी 11 सोचो। चलो, तो एक आखिरी क्वेश्चन है कि एक कहा जाता है कि अगर आप टेक फाउंडर हो तो क्या क्योंकि मैक्सिमम लोग, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टेक फाउंडर होने के साथ साथ रखते हैं अपने साथ कोई को फाउंडर, काफ़ी, और कोई रखते भी हैं। तो क्या एक टेक फाउंडर है कोई मैक्सिमम लोग इंजीनियर्स हैं, तो उनको लगता है हम प्रोडक्ट बना लेंगे, हम कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हमारे नीचे टीम मेंबर्स आ जाएंगे। तो एक एज अ टेक फाउंडर क्या हमें एक बिजनेस समझने वाले इंसान को फाउंडर मार्केटिंग के लिए नेसेसरी है, या फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है, और वाइस वर्सा कि मुझे बिजनेस वगैरह आता है, आई हैव टीम, मेरे पास डेवलपर्स की टीम है, हम प्रोडक्ट बना लेंगे, हम बिजनेस कर लेंगे क्योंकि हमें बिजनेस करना आता है। और वही वाइस वर्सा, एज टेक पर्सन मेरे को टेक समझ आता है, मैं इतना अच्छा प्रोडक्ट बना दूंगा कि मेरे लिए मेरे जो टीम मेंबर्स हैं, मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, वही मेरे लिए बहुत, मेरे से ज़्यादा स्मार्ट हैं बिजनेस में, वही संभाल लेंगे। हालांकि ये मुझे एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ मैं कि इसमें भी कोई थंब रूल नहीं है, फिर भी मैं आपका व्यूज़ चाहता हूँ। मुझे एक तो ये लग रहा है कि आपने वाईसी के सारे इंटरव्यूज़ देखे हुए हैं, दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि वाईसी के इंटरव्यूज़ में वो यही सब मेंटल बैरियर्स जो होते हैं ना फाउंडर्स के, स्पेसिफिकली स्टार्टिंग के, वो ही रिमूव करते हैं। क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है आपका ना, जो आपने पहले भी सवाल पूछा था, और उसमें भी क्या होता है कि मैच्योरिटी, एज, बैकग्राउंड, रिस्क एपेटाइट, ये सब वो पैरामीटर्स होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं उस जर्नी को लेने में। क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, जर्नी लंबी होती है, ये मतलब ये ऐसा नहीं है एक्चुअली में वो थोड़ा ब्लिसफुली अनअवेयर होना भी ना, वो आपको हेल्प भी करता है। जब आपको प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं है, मांझी को पता ही नहीं है कितना बड़ा पर्वत काटना है, तो वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा होता है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट टू द एज ऑफ क्या बोलते हैं उसको, ये भी उसमें वहाँ पे ये सैम ऑल्टमैन के ब्लॉग में लिखा हुआ है कि ऑलमोस्ट टू द एज ऑफ डिल्यूजन, आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, है ना। क्योंकि आपको यू शुड लुक लाइक, फॉर द आउटसाइडर यू शुड लुक लाइक अ मैनियक पर्सन। वो आपको हेल्प करता है टू नॉट पे अटेंशन टू द अपकमिंग प्रॉब्लम। बट उसमें होता क्या है कि फाउंडर्स की ना स्किन थिक होती चली जाती है, तो वो भी जर्नी जो है वो हार्ट ब्रेक्स और वो सब वो सेम है। एंटरप्रेन्योर में कोई एंटरप्रेन्योर की लाइफ और वो सब जो नॉर्मल लाइफ वो सेम है। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कॉम्प्लीमेंटिंग स्किल्स हो गई, और हमारे पास जो जर्नी हमें मिलती जा रही है उसमें हमारे पास रिडेंडेंसी ऑफ थॉट्स आ गए, तो हमारे को हमेशा एक जर्नी पिक करने में आसान हो जाती है। और कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि भाई टेक को बिजनेस और बिजनेस को टेक, एक्चुअली एक बिजनेस, अगर एक स्टार्टअप की बात करूं, उसमें ये सारे पिलर्स होते हैं। एक पिलर के बिना दूसरा पिलर के बिना वो सब बन नहीं सकता। कितना ज़्यादा आप कर सकते हो, कितना कम कोई दूसरा कर सकता है, या कौन कितना परसेंटेज संभालेगा, वो वेरी हो सकता है। बट एक कंपनी को बनने के लिए, अगर आप कंपनी बना रहे हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें तो पिलर्स हैं यार, उसमें कोई बाइफर्केशन हो भी नहीं सकता। वन ऑफ द बेस्ट आंसर मैंने इस चीज़ पे सुना है। आपका क्या व्यू है? मतलब विकास ने जो बोला वो बहुत सही है, बट वो एक चीज़ और क्या होता है ना कि आपको टेक वाले जो जितने भी बहुत सारे लोग होते हैं, जो स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, उनको लगता है मैं टेक बना दूंगा यूजर्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आप कितने भी अच्छा टेक बना लो, आप ये तो वैसा हो गया ना कि आप डैम बना दो वहाँ पे जहाँ पे पानी नहीं है, राइट। पानी आपको डैम तो वहाँ बनाना है ना जहाँ पे पानी है, तब आपके डैम बनाने की कोई यूटिलिटी है। हम ऐसे प्रोडक्ट बना लें कल की डेट में जिसकी कोई यूटिलिटी ही नहीं है, जिसके यूजर्स ही नहीं है। तो टेक फाउंडर्स के साथ जो नए स्टार्टअप कर रहे हैं या फिर कुछ नया बना रहे हैं, फर्स्ट टाइम फाउंडर्स हैं, उनके साथ ये दिक्कत होती है। वो सोचते हैं कि मैं ही सब बना लूँगा, यूजर्स आ जाएंगे और प्रोडक्ट भी बाई कर लेंगे मेरा। वो नहीं होता। आपको प्रोडक्ट बनाना होता है, फिर उसकी मार्केटिंग करनी होती है, यानी पूरा एक एक्टिविटी होता है। मार्केट रिसर्च, फिर प्रोडक्ट बनाना, फिर उसको बताना, लोगों को बेचना, पैसे बनाना,
ये पूरी मार्केटिंग जर्नी, मतलब एक प्रोडक्ट की जर्नी होती है, वो इंडिविजुअल एक टेक वाला एक मार्केटिंग वाला नहीं ले सकता। मतलब आप एज डेवलपर या फिर एज प्रोडक्ट बिल्डर अपने प्रोडक्ट से इतना प्यार नहीं कर सकते, इतना अटैच नहीं हो सकते कि आप सब कुछ एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे स्ट्रक्चर ही भूल जाओ, मेरे हिसाब से, अगर मैं जो जितना समझा। बिल्कुल बिल्कुल। या मुझे वो तो आपको बनाना पड़ेगा, वो या तो आप अगर इतने कैपेबल हो या आप प्रोडक्ट बना रहे हो और टीम वैसी हाई कर ली कि जो बेचने में भी फाड़ है, मतलब आपको सपोर्ट करने में भी फाड़ है, तो चलेगा। बट वो बहुत ही एक्सेप्शनल होता है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट अच्छी मार्केटिंग के साथ बहुत अच्छा कर जाता है, खराब प्रोडक्ट बहुत अच्छी मार्केटिंग के साथ भी अच्छा नहीं कर पाता, वो तो बर्बाद हो जाता है प्रोडक्ट ही। तो वो शॉर्ट टर्म का होता है। तो आपको अच्छा प्रोडक्ट और अच्छी मार्केटिंग चाहिए, मार्केट में और अच्छा मार्केट चाहिए आपको। मार्केट नहीं होगा तो आप कितना अच्छा प्रोडक्ट है, कितनी अच्छी मार्केटिंग है, मार्केट ही नहीं है उसकी तो कुछ भी नहीं होगा वहाँ पे। हाँ, हमेशा एक बड़ा टैम का आइडिया तो रहना ही चाहिए। हाँ, टोटल एड्रेसेबल हाँ मार्केट। जी, राइट। हाँ, मतलब बिना उसके तो कुछ भी नहीं अच्छा तो जो हम लोग आज की डेट में मार्केट चेज कर रहे हैं NFT के थ्रू, वो अगर ऐसे अगर देखो तो NFT मार्केट फिर RWA मार्केट, यानी स्पॉट मार्केट से 20x होता है डेरिवेटिव मार्केट। तो अगर आज की डेट में $10 बिलियन का NFT मार्केट है, अगर उसको 20x करते हो तो 2 ट्रिलियन हो जाता है, राइट। तो इतना बड़ा मार्केट को हम लोग चेज कर रहे हैं। अगर इसके ऊपर हम इसका 10% भी बना लेंगे तो इट्स $1 बिलियन से ऊपर का बिजनेस है ये। ग्रेट। तो बहुत अच्छा लगा। और एक लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी 4-5 मिनट का चंक है। जैसे हमने बातें की बहुत लोनली होता है, ये होता है, तो जैसे कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरे को पर्सनली जितना मैंने सीखा पिछले 2-3 सालों में मेरी लिमिटेड नॉलेज के अकॉर्डिंग, कि जो फाउंडर या फिर एक इंसान जो मिशन पे है, फाउंडर की बात कर लेते हैं, जो फाउंडर अपने आप को मैनेज कर पाता है, अपने माइंड को, स्ट्रेस को मैनेज कर पाता है, वो बाकी चीज़ों को मैनेज करने में ना बहुत उसको ईजी पड़ जाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो आपका क्या, आप लोगों को क्या कुछ पर्सनल, सबका पर्सनल होता है, हाउ डू दे मैनेज स्ट्रेस और कुछ भी मेंटल हेल्थ इश्यूज, तो आप लोगों का क्या कह सकते हैं, आप लोग का पर्सनल मंत्राज क्या है? मतलब देखो, आइडियल तो होना चाहिए कि आप अपने बॉडी को भी देखो, यानी एक्सरसाइज करो, सब कुछ करो, फिर अपने मेंटल हेल्थ को भी देखो, अपने प्रोडक्ट को भी देखो, फिर मार्केट कंडीशन को भी देखो। बट ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर केस में सब कुछ आपके फ्लॉलेस चल रहा है, ऐसा बहुत कम केस में स्टार्टअप बिजनेस में होता है। यानी स्टार्टअप कर रहे हो तो आपका कभी आपके मेंटल हेल्थ की लगी हुई है, कभी मार्केट की लगी हुई है, कभी मार्केट फटा हुआ है, कभी प्रोडक्ट फटा हुआ है, कभी आपके एम्प्लॉय आपसे खुश नहीं है, तो कभी आपके इन्वेस्टर आपसे खुश नहीं है। तो ये आप सबको, या फिर अपने मेंटल हेल्थ की बात करो तो जर्नी ऐसी होती है कि आप अपने मेंटल हेल्थ को भी ध्यान नहीं दे पाते, अपने फिजिकल हेल्थ को भी ध्यान नहीं दे पाते। तो ओवरऑल आपको कोशिश करना है कि बैलेंस बना सके, बट वो परफेक्ट नहीं हो पाएगा। एट ए सिंगल ऐसा करो कि नहीं, मैं तो 5 बजे जाके जिम भी जाऊंगा 5 से 7, फिर आके फिर ये काम भी करूंगा, फिर ये काम भी करूंगा, फिर ये काम। आफ्टर सर्टेन टाइम जब आपके पास वो टीम हो जाए, आपके पास वो सारी फैसिलिटीज़ हो जाए, आपके जो भी चाहिए वो सब चीज़ अवेलेबल हो, तो मेरे ख्याल से वो स्ट्रीमलाइन कर सकते हो आप। बट जब प्रोडक्ट स्ट्रीमलाइन हो जाए, चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाए थोड़ी, तब कर सकते हो। इनिशियल 2-4-5 साल तो इट्स वेरी हार्ड। मेरे ख्याल से विकास का ओपिनियन एक बार कुछ अलग हो सकता है। यार पहले तो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू, एट द एज ऑफ 22 यू आर एबल टू आस्क दिस डीप क्वेश्चन, क्योंकि मे बी आई डोंट नो कि तुम्हारी जर्नी खुद की कैसी है, बट एटलीस्ट जो तुमने क्वेश्चन पूछा है वो रिलेट बहुत करेगा किसी भी फाउंडर्स के साथ। नहीं, इसके साथ भी कुछ ये बताया था तो मैं समझ सकता हूँ कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। नहीं, बट एट अ सच यंग एज ही इज एबल टू आस्क दैट पॉइंटी क्वेश्चन और which is so relatable, is just like bang on. So first of all, the question has 100% legitimacy, maybe more than 100%, क्योंकि it's actually a journey where you have to take care of yourself again, and that reason is क्योंकि आप एक लंबी जर्नी पर हैं। आपको अगर शॉर्ट स्प्रिंट करोगे तो स्प्रिंट आप एक लिमिट तक कर सकते हो, एंड यू कैन नॉट कंटिन्यू विद द स्प्रिंट माइंडसेट। तो मैराथन में आपको एक रिदम चाहिए, वो रिदम आपको पहले स्टेप से चाहिए, और वो मेंटल बैलेंस आपका आपके साथ 3-4 बार जब मेंटली कुछ फीडबैक लूप अगर आपका ऑन होगा तो आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, आपको रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, तो आपको फीडबैक मिल रहा है। फेलियर इज़ फीडबैक। अगर आप किसी काम को उठा रहे हो, फेलियर हो रहा है, तो फेलियर इज़ फीडबैक। और उस फीडबैक लूप वो फीडबैक लूप आपको तभी इंप्रूव कर सकता है जब आप खुद से ओपन हो। और अगर आप ओपन नहीं होगे, फेलियर हो रहा है,
ठीक है, मैं तो कल्प्रिट नहीं हूँ, तो वहाँ से वो अगर आप एज अ फाउंडर आपको वही सीख ही करना होता है कि मेरी गड़बड़ कहाँ हो रही है। लेकिन उसके लिए फिर मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि जो सवाल आपने पूछा उसकी कुछ प्री रिक्विजिट है, क्योंकि जब तक आप कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि आप गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, शुरू के जो फर्स्ट 2, 3, 4, 5 ईयर्स होते हैं उसमें आप खूब एक्सपेरिमेंट करिए, उससे आपका हार्ट ब्रेक भी होगा, बिजनेस भी ब्रेक होगा, बिजनेस के वो डार्क डेज भी आएंगे, आपके भी मेंटल हेल्थ के डार्क डेज आएंगे, बट यू हैव टू स्टार्ट ब्रिंगिंग योर सेल्फ अप फ्रॉम दोज डार्क डेज। एक्चुअली में जर्नी वहीं से स्टार्ट होती है, तो आप जब वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आप धीरे धीरे बिल्ड कर ले जाएंगे। और थिक स्किन थोड़ा रखना ज़रूरी है, प्री रिक्विजिट इस सारे गेम का यही है, क्योंकि आपकी जो पूरी की पूरी सोसाइटी है ना वो इस तरीके से शेप्ड अप नहीं है। अगर हमारी पूरी सोसाइटी शेप्ड अप होती तो हम लोगों के भी पॉकेट में इंडिया के ना सिलिकॉन वैली बना होता है ना। तो अभी हमारी सोसाइटी वैसे शेप्ड अप नहीं है। रिस्क टेकर्स को बहुत ज़्यादा रिस्की एसेट माना जाता है, रिस्की बेट माना जाता है। एक सरकारी तो चलिए छोड़ ही दीजिए, एक नॉर्मल प्राइवेट लड़का अगर जॉब कर रहा है उसकी शादी ऐसे हो जाएगी। बट एक फाउंडर की even though he's making good money, he'll get a very, मतलब ये इंडियन इकोसिस्टम या फिर ये लगा लीजिए साउथ ईस्ट एशियन जो बेल्ट है हमारी, उसमें थोड़ा ये मेंटल नैरेटिव है। लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। आई थिंक शार्क टैंक इंडिया इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं, इट इज़ एक्चुअली चेंजिंग। अभी खाने पे वो डिस्कस होता है, वो आइडियाज़ डिस्कस हो रहे हैं। तो अब होता क्या है ना, पीपल आर रिसेप्टिव, अच्छा वो लड़का ये कर रहा है शायद कुछ हो जाए, क्योंकि इस तरीके का आइडिया मैंने शार्क टैंक में देखा था। तो इससे हो क्या रहा है ना, हमारी जो ये वाली जनरेशन है जिनको हमने नहीं समझा है मान लीजिए, लेकिन उनको शार्क टैंक की वजह से, क्योंकि प्राइम टाइम का शो है, सब लोग खाना खाते समय देखते हैं, तो उससे उनको बड़ा हेल्प मिल रहा है। तो मेंटल हेल्थ ये सब चीज़ें, उस सब पे धीरे धीरे आप देखना कि मेंटल हेल्थ शायद थोड़ा सा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है मेंटल हेल्थ में, आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं उन्हीं के लिए आप कर रहे हो और वही नहीं समझ रहे। तो जब वो समझने लग जाएंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ थोड़ी बेटर हो जाएगी, यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट बहुत बेसिक सवाल आते हैं। मतलब अगर शार्क टैंक इंडिया से वो चीज़ें खत्म हुई हैं कि यार ये पैसे जो दे रहे हैं इन्वेस्टर 1 करोड़ पे, क्या करोगे उसका, कल तो ले तुम खर्चा कर दो, कोई नहीं पूछने वाला। तो ऐसा नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। ये बहुत सारे चीज़ें इंडिया में जो हो रही है ना, इंडिया पिछले अगर देखो 10 साल में जितना ग्रो कर रहा है, यानी पिछले 2022 में उतने स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने थे जितने पिछले 10 साल 20 साल में नहीं बने, राइट। तो ये ग्रो कर रहा है और आने वाले टाइम में और ग्रो करेगा। इट्स टेक टाइम टू बिल्ड ए रूम, राइट। तो टाइम लगेगा बट हो जाएगा इंडिया में, अब चीज़ें चेंज हो रही हैं। हाँ, और जैसे आपने बोला कि सिलिकॉन वैली का जो फील है कि फेलियर को अप्रिशिएट करना अब स्टार्ट होने लग गया है, धीरे धीरे कुछ चंक ऐसा आ चुका है कि अब स्टार्ट होगा। आप तभी ग्रो कर सकते हो व्हेन यू हैव फ्रीडम टू फेल। इस चीज़ को मैं कॉर्पोरेट लाइफ में भी मैं अपने मैनेजर के थ्रू देखता था कि until unless you are, let's say if I am heading a team, if I will not trust them completely, so they will not have freedom to fail, they cannot grow. You cannot grow in an environment where there is no freedom to fail. आप अपने आसपास अगर वो इंश्योर कर सकते हो, आप वो टीम बना सकते हो जो आपके साथ अगले 5 साल चल सकती है। अगर आप उनके ऊपर माइक्रो मैनेज करेंगे या फिर इफ़ यू विल नॉट अलाउ, एक्चुअली छोड़िए माइक्रो मैनेज, इफ योर पेरेंट विल नॉट अलाउ यू टू एक्सपेरिमेंट लाइक दिस, वुड यू फाइंड योर ट्रू कॉलिंग? नोबडी नोज। मे बी दिस इज नॉट योर ट्रू कॉलिंग, मे बी some derivative of this work, maybe editing might actually take your, like you, it can subsume you. So that's what it is, like you take shots, you like 1 or 2, you actually pursue in that direction. That's how it is. ये एक जो सुंदर पिचाई का एक स्टेटमेंट है कि वी आर योर फेलियर एज ए बैच ऑफ ऑनर, राइट। कि अपने फेलियर को एज ए बैच ऑफ ऑनर इंडिया में हम नहीं पहनते, राइट। यूएस वैली में है ये कल्चर, यूएस में है, इंडिया में नहीं है। बट हाँ, अगर आप कल के डेट में ये बताने लगे, इंडिया में भी अब क्या होता है ना कि अब जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो कोशिश करते हैं, जैसे क्रेड का एग्जांपल तुम दे रहे हो, तो क्रेड में वो फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो वैसे फाउंडर्स का जो फेल फाउंडर्स हैं, राइट। तो उसकी इज्जत बढ़ रही है ना, उसको यार जॉब इंटरव्यू के लिए, अच्छा फेल फाउंडर हो, क्या कर देते आ जाओ, तो देखो उसकी इज्जत बढ़ गई अब वहाँ पे। तो ऐसे फाउंडर्स ढूंढे जा रहे हैं जो स्टार्टअप करके फेल हुए हैं, तो उनकी डिमांड बढ़ रही है। जहाँ डिमांड और सप्लाई के गैप होता है वो चीज़ की वैल्यू होती है। फेलियर आदमी के पास ज़्यादा नॉलेज होती है इसी वजह से, उसको क्या नहीं करना है ज़्यादा पता है। और सबसे हार्ड यही होता है, सक्सेस वाले के पास हो जाता है वो एक बायस, उसको सक्सेस बायस बोल देते हैं, विनर्स बायस बोलते हैं, क्योंकि जो मेरे लिए काम कर गया शायद इनके लिए काम कर जाए, तो वो सबको बताते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। बट एनीवे, कीप first 5 years whenever you are starting, be highly experimental. Technology, company, your talent, ecosystem, travel more, get exposed,
talk to different kind of people, let the cross pollination takes, क्योंकि माइंड का ना काम है डॉट्स कनेक्ट करने का, आप उसको इतने इनफ डॉट दे दो, माइंड अपने आप कर लेगा। माइंड का काम ही जंबल चीज को असेंबल करने का है, तो आप अपने आप को उतना एक्सपोज करते रहो, देते रहो। बस ये विंडो ओपन रखो माइंड में कि जो तुम सोच रहे हो वो पॉसिबल है, वो भी बस विंडो ऑन रहती है ना वो वाली कि खुली हुई है, तो अपने आप वो डॉट्स कनेक्ट करने लग जाता है। मैं कल ही बात कर रहा था, कल या परसों बात कर रहा था, इंटरनल हम लोग बॉम्बे का से कोई और था कि आप ना कभी भी डॉट्स बैकवर्ड में कनेक्ट करते हो। स्टीव जॉब्स का है कनेक्टिंग डॉट्स बैकवर्ड, कभी भी वो आगे के देख के कनेक्ट नहीं होता। आप आज क्या कर रहे हो, पीछे से कनेक्ट करोगे ना, तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ पे आपको ये लगेगा अच्छा मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, पीछे से कनेक्शन है कुछ, राइट। आज हम आगे का कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, बट हम यू कैन ऑलवेज कनेक्ट टू डॉट्स बैकवर्ड्स। करेक्ट। और मतलब मेंटल हेल्थ पे जैसे अगर 2 मिनट में बोलूँ तो मैंने तो देखा है कि चीज़ों को ओवरली सीरियस मत लो। मतलब एक होता है ना, शाहरुख खान की एक लाइन है कि मैं लाइफ को मैं इतना सीरियस नहीं लेता हूँ, मतलब टू मच सीरियस नहीं होना। और अगर तुम उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर रहे हो जो तुम कर रहे हो, तो उस चीज़ को चेज ही मत करो। मतलब या मूवी का डायलॉग था कि रियल लाइफ का डायलॉग था? ये मैंने खुद का बनाया है। नहीं शाहरुख खान का मूवी का डायलॉग था कि उसने खुद बोला है। तो ये देखो एक सर्टेन टाइम पे आपको चीजें सीरियस लेके बनानी होती है। शाहरुख खान का एक और बहुत अच्छा डायलॉग है कि ज्ञान तभी दो जब आपके पास पैसे हों, फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसोफर। ठीक है, तो ठीक है, पहले हम लोग बन जाते हैं फिर हम भी ज्ञान देंगे यार। नहीं, मैंने तो जो मेरी लर्निंग है मैंने उससे बताया कि इतना टू मच एक लिमिट के ऊपर सीरियस नहीं होना है। और तुम एंजॉय नहीं करो अपने वर्क को, तो तुम सिंपल सी बात है कि कर्म करो। और बाकी मतलब एक ध्यान रखो कि विजन क्या है, पर कर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरे, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल ने मेरे को बहुत फोकस्ड बनाया है। नहीं, कर्म देखो कि कर्म ही जाके आपको कन्वर्ट होगा किसी चीज़ में, राइट। आपको वो करो जो आपको पैसन हो, जो बोलते हैं हम लोग, बट पैसन को आइडेंटिफाई करने में इट टेक्स टाइम। हाँ, तो थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। और अभी तो हालांकि कभी नेक्स्ट पॉडकास्ट में अच्छे से बात करेंगे मेंटल हेल्थ की और भी चीज़ों की जो आप लोग फ्यूचर में लेके आ रहे हो। वुड लव टू। एंड थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। और मतलब मुझे पर्सनली बहुत सीखने को मिला और सीखने को मिलता रहेगा। और जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स देख रहे हैं, होपफुली आपको भी सीखने को मिला होगा। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि आप परस्यू नहीं कर सकते हो। कल ही परसों मैं एक इवेंट में गया था, एक बंदा पीएचडी कर रहा है मेटावर्स पे। मैं देखा अरे, और वो मेरे से पूछ रहा है भाई वेब3 में फ्यूचर है कि नहीं। मैंने बोला भाई बिल्कुल है, क्यों नहीं है। तो वो एक अलग सीन है, उसमें वो तो है ही, एक इकोसिस्टम बन रहा है, तो अलग ही चीज़ है वो तो थैंक यू सो मच। और दे आर बिल्डिंग, एक एनालॉजी हमने दी थी कि निफ्टी 50 ऑफ NFTs, एक एनालॉजी देने के लिए। बिल्कुल सही है, पहला प्रोडक्ट है वो। हाँ, बाकी ऐसे और प्रोडक्ट्स आएंगे। हाँ, आसान से समझने के लिए वो सबसे सिंपल एग्जांपल है, ताकि हमारा कोई भी बंदा पीछे ना छूट जाए, जिसको ये समझना है कि हम कर क्या रहे हैं। ये फ्यूचर प्लान्स ये भी कि और भी बहुत सारे डिजिटल एसेट जो आने वाले हैं उनको भी हम NFTFN पे लेके आए। तो आप लोग जाके कभी भी सर्च करो NFTFN.xyz और जाके चेक करो क्या बना रहे हैं हम लोग। बहुत कूल चीज़ें बना रहे हैं, जाके चेक करो आप लोग। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच। और थैंक्स टू टेक्स्टर, उन्होंने ये स्पेस स्पॉन्सर किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट प्रीतम। मतलब जितना आप लोगों से सीखे, ऑन अ सीरियस नोट, जितना सीखे, मतलब ये कहते हैं ना कि एक ऐसे रूम में बैठो जहाँ पे आपसे ज़्यादा स्मार्ट लोग हो, तो आई एम लकी कि मैं इस रूम में बैठा हूँ। थैंक यू सो मच। No, Pritham, I Learning is must mutual, congratulate you by the kind of depth in your question. I can see something really good coming out of all of your efforts for Thank you so future. much. Thanks a lot. Means a lot. Thanks a lot. Not for the camera, really means. No, I'm not doing it for the camera.